वेलकम टू द मॉडर्न साइंस क्लासेस ऑनलाइन। आज हम क्लास ट्वेल्थ की बात करेंगे, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी की। और क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी में जो लास्ट हमने आपको समझाया था बेटा, पढ़ाया था, उसमें जो हमने बताया था आपको, वो बताया था कैसे कोई भी एंडोस्पर्म या तो वो फूड स्टोरिंग का काम करती थी, या फिर वो क्या काम करती थी, या फिर वो फूड स्टोर को नहीं करती थी, यानी कि फूड स्टोर होने से पहले ही खुद को खर्च कर देती थी। एक में जिसमें एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाती है और जिसमें कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होती है। जिसमें कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाती थी उसको हम क्या बोलते थे, नन एंडोस्पर्मिक। और जिसमें कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होती है उसको हम एंडोस्पर्मिक कहते हैं, जो फ्रूट और सीड फॉर्मेशन के बाद भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा होता था तो उसको हम बोलते थे एंडोस्पर्मिक। ये हमने बताया था आपको, लास्ट जो पढ़ाया है आपको, ये एंडोस्पर्म के बारे में समझाया था, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। और आज हम बात करने वाले एंडोस्पर्म के अंदर जो हमारा सिंगल फर्टिलाइजेशन यानी सिनगेमी से जो हो रहा था प्रोसेस, उसमें हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सीड फॉर्मेशन की। तो अगर हम सीड की बात कर रहे हैं बेटा, तो सीड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीड जो बनता था वो एग सेल जो अंदर होता था, एम्ब्रियो सैक, उससे बनता था। ये हमें पता है अच्छे से। जो एग सेल होता है एम्ब्रियो का, उससे बनता है सीड। कब? जब एक जनरेटिव सेल एक एग सेल से फर्टिलाइज होता है। ये बात हमें समझ में आती है। तो उससे क्या बना? सीड। और वही सीड जो है आगे अपनी जनरेशन को चलाता है। कैसे? आपको बताते हैं, जैसे पूरी एक ओवरी को मान के चलो, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है पता है आपको? फीमेल फ्लावर के अंदर। क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, सीड फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, नॉट रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए मेल फ्लावर भी रिस्पॉन्सिबल है और फीमेल फ्लावर भी रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर मैं बात करता हूँ फ्रूट फॉर्मेशन की, मैं बात करता हूँ सीड फॉर्मेशन की, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फीमेल फ्लावर। क्योंकि फीमेल फ्लावर के अंदर जो ओवरी वाला हिस्सा होता था, जो हमने देख चुके हैं अब तक, पढ़ाई कई बार, तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, जिसके अंदर एग सेल है, तो ये पूरा ओवरी जो है यही कन्वर्ट होने वाली है फ्रूट में। आपको बता दें, फीमेल फ्लावर का ओवरी वाला हिस्सा होता है जो थैलेमस के अंदर होता है, जिसको हम रिसेप्टिकल और टेस्टा भी कहते हैं। इसी थैलेमस के अंदर जो ओवरी है ये पूरी की पूरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं बेटा, ये क्या देख रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख रहे हैं। नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या देख रहे हैं हम? कि हमने कैसे देखा एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म उसमें बन सकता है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो, ये तो हमें पक्का पता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, अब बात कर रहे हैं सीड फॉर्मेशन की, यानी कि जो ओवरी है पूरी, अभी हम बता रहे थे, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल जो होता है वो किसका काम करने लगता है? वो सीड कोट का काम करने लगता है, वो एक कवरिंग का काम करने लगता है। आपको बता दें, तो इसी ओव्यूल की जो सीड कोट बन रहा है, या जिसके अंदर एंडोस्पर्म बन चुकी थी, अगर वो डबल फर्टिलाइजेशन होता था तो कैसे होगा? इसी प्रोसेस को हमें देखना है, समझना है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन तो हम देख चुके हैं, एंडोस्पर्म कैसे बना और कैसे उसके अंदर सारी प्रोसेसेस हुई। अभी प्रॉब्लम ये है, हमें ये समझना है कि एंडोस्पर्म के बाद सीड फॉर्मेशन जो हुआ, जो हमारा सीड बना, वो सीड कैसे बनता है और किस तरह के होते हैं सीड। हमने इससे पहले देखा था एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या देखा था हमने कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा था, और दो तरह का एम्ब्रियो देखा था। एंडो फॉर्मेशन के बाद क्या देखा था? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद हमने देखा था, क्या देखा था बेटा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यही एम्ब्रियो है बेटा जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। तो ये सीड बनेगा कैसे, काम कैसे करेगा, इसी यही टॉपिक है हमारा आज। और ये किस तरह से होते हैं, तो कुछ सीड्स के फिगर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इनको समझाता हूँ कैसे क्या करते हैं। तो इसी टॉपिक में हमारा पहला था एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जो डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो देखे थे हमने पीछे लास्ट, अगर आपको याद हो तो। और डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या था कि डाइकोट जो एम्ब्रियो था उसमें दो कॉटलेडन्स मिल रहे थे, जो मोनोकोट था उसमें एक कॉटलेडन मिल रहा था, जैसे ग्रास का देखा था। उसके अंदर क्या नाम था उस कॉटलेडन का? स्कैपुलम। और दूसरा हमने देखा था किसका? दूसरा हमने देखा था, जो देखा है हमने दूसरा वाला, वो हमने देखा था डाइकोटलेडन सीड्स में बात कर सकते, ग्राम का देखा था हमने, जैसे हमने देखा था दो कॉटलेडन मिल रहे थे। तो एम्ब्रियो ही सीड में कन्वर्ट होने वाला है। जो एम्ब्रियो कुछ और नहीं, वही है जो जायगोट बना था। जब आपने एक जनरेटिव सेल उस पोलन ग्रेन से निकाला था और जो फर्टिलाइज हो गया था किसके साथ में? एग सेल के साथ में, तो वही बन गया है जायगोट, और जायगोट से एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो से बन रहा है सीड। तो पहला हमने पढ़ा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा पढ़ा हमने एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अब पढ़ने वाले हम सीड फॉर्मेशन। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हो जाएगा वो है सीड फ्रूट फॉर्मेशन।
फ्रूट्स क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं सीड फॉर्मेशन की। आप देखो बेटा, ये सीड्स कुछ यहाँ दिए हुए हैं, इन्हीं सीड्स को मैं बताऊंगा क्योंकि आपके 12th के बोर्ड के अकॉर्डिंग तो यही सीड्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल की, नीट की बात करता हूँ, एम्स की बात करता हूँ, तो ये कुछ अलग हो जाएगा कहानी फिर। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे एकेडमिक के हिसाब से अपनी क्लासेस चला रहे हैं तो हम नीट की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें 12th के लिए प्रिपेयर करवाना है। जो हमारी 11th वाली क्लास चल रही है उसमें थोड़ा हम 20% नीट का लेके चल रहे हैं, बट यहाँ नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें बोर्ड पे फोकस करना है पूरा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते नीट का प्रिपरेशन अभी, जो उन नीट के लिए हम अलग से बैच लगाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं। तो इस सीड फॉर्मेशन में आप देखोगे सीड कुछ दिए हुए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें पहला दिया है बीन का। यहाँ आप देखोगे 2 कॉटिलेडन्स दिए हैं, इसको हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं। 2 हिस्से हैं और ये 2 हिस्से वही हैं, आपको याद हो तो हमने बताया था एम्ब्रियो में 2 हिस्से होते थे, एक एम्ब्रियो का ऊपर वाला हिस्सा, एक एम्ब्रियो का नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते थे, एपिकोटाइल, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल। ऊपर वाले में क्या होता था, प्लम्यूल, नीचे वाले में क्या होता था, रेडिकल। कहानी वही है, अब सीड में ऐसे कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ 2 कॉटिलेडन्स हैं, जो नीचे वाले थे ना, जो हार्ट शेप में था, याद आ रहा है आपको, जो बीन में बताया था, तो ये वही है बेटा, कुछ और नहीं है। यहाँ बीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बीन। बीन किसको बोलते हैं जानते हैं आप, राजमा को। राजमा जो खाते हैं ना बीन, उसको बोलते हैं। तो इसमें आप देखो 2 कॉटिलेडन्स मिलते हैं आपको, या बीन्स में और भी आते हैं सारे, बहुत सारी इसमें सोयाबीन्स हो जाएंगे, जो चंक्स जितने भी आते हैं, जितने भी चंक्स आते हैं जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब देखोगे आप तो इसमें 2 कॉटिलेडन्स हैं, इसके अंदर का हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। यही वो हिस्सा है, आपको बता दें बेटा कि जब सीड बन जाता है तो ये स्ट्रक्चर लास्ट में रह जाता है। कभी आप गौर कीजिए, आपने ग्राम लाए हो कई मार्केट से चना, उसको आपने सोक्ड किया और रात में वाटर में डुबो देते हैं उसको, और उसका इंतजार करते हैं कि कब वो सुबह हो, तो उसमें से हम क्या करते हैं, उसके अंदर से रूट्स निकलना, रूट अपीयर्स होना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें आपने देखा होगा नीचे वाले हिस्से से जहाँ से जड़ निकलती हैं, उसी हिस्से को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब यही माइक्रोपाइल जब जनरेट करना होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन और मॉइस्चर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर जब एंटर कर जाएगा तो यही जनरेट करवाने में मदद करेगा। ठीक है, कैसे करेगा देखते हैं, बताते हैं आपको। देखिए देखिए समझिए इसको। ये माइक्रोपाइल एंड यहाँ नीचे की तरफ होता है माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल एंड वही है, याद हो आपको, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर रही थी, यही छूट जाता है बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो ये इसके अंदर, ये मैंने बाहर निकाल के दिखाया है, चूंकि ऐसे ही एनसीईआरटी में बन रहा है तो मैंने इसीलिए इसे बाहर निकाल के बताया आपको। अभी आप देखोगे ये तो दे रखा है बीन का, ठीक है, जो कैसा है, डाइकोटिलेडन है। इधर दे रखा है जो हमारा ये सीड है, ये अनियन का दे रखा है, और अनियन आपको बता दें ये मोनोकोटिलेडन होता है, इसका एक ही कोटिलेडन है। और देखो एक कोटिलेडन ये है, इस तरह का जो बनाया है, कुछ कुछ जैसा जलेबी जैसे लग रहा है, ऐसा कुछ घूमता हुआ, यही एक कोटिलेडन है। ठीक है, अब एक कोटिलेडन है मोनोकोट में आएगा, एक कोटिलेडन है तो 2 कोटिलेडन है तो डाइकोट में, ये दूसरा मोनोकोट का एग्जांपल दे रखा है। एक चीज और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर एंडोस्पर्म आपको नहीं लिखा है मैंने, यहाँ कहीं भी आप देखोगे मैंने एंडोस्पर्म नहीं लिखा है। सीड के 3 हिस्से होते हैं, आपको बता दें जनरली। पहला होता है इसका सीड कोट, दूसरा होता है एंडोस्पर्म, पहला क्या हो जाएगा, सीड कोट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एंडोस्पर्म, और तीसरा इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो जाके सीड बनाता है, जो एम्ब्रियो हमारा। तो आपको एम्ब्रियो अलग क्यों कर दिए, है तो सीड का हिस्सा, हाँ मानते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर सेल है जो जर्मिनेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये 3 हिस्से हो जाएंगे हमारे, कौन कौन सा हो जाएगा, सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। सीड कोट क्या है, आपको याद हो तो जब पूरे ओव्यूल में, पूरी ओव्यूल की बात कर रहा हूँ, जिसमें बाहर एक कवरिंग थी, एंटेगमेंट्स कह रहे थे इनको, ऊपर जो सेल्स थे उनको न्यूसेलस कह रहे थे, ऊपर चलाजल एंड था। तो जो इंटेगमेंट्स वाला पार्ट होता है बेटा, उसमें 2 हिस्से थे, एक आउटर इंटेगमेंट, एक इनर इंटेगमेंट। तो आउटर इंटेगमेंट जो है वो टेजमेन नाम का एक सीड कोट, यहाँ 2 तरह के दे रखे हैं। हालांकि ये नाम एनसीईआरटी में थे नहीं, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि 1-2 बार ये पूछा जा चुका है आपके बोर्ड में। यहाँ पर 2 नाम दिए हैं, एक टेजमेन दिया है, एक टेस्टा दिया। टेस्टा मानते हैं हम, आप थैलेमस को ही कह रहे थे, बट ये टेस्टा का अलग मतलब है। तो जैसे आउटर इंटेगमेंट्स कन्वर्ट हो गया है, जो आउटर इंटेगमेंट्स था वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, टेजमेन में, और जो इनर था वो टेस्टा में। ठीक है, तो एक तो हो गया सीड कोट। सीड कोट इसके ऊपर मिल रहा है, ये जो दिख रहा है ना ब्लू कलर का, SC लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये सीड कोट तो मिल रहा है, इसमें बीन की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ एंडोस्पर्म देखो मैंने कहीं मेंशन नहीं किया।
इसका मतलब बीन नन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। एंड नन एंडोस्पर्मिक पीछे बता चुके हैं हम, वो सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म कंज्यूम खर्च हो जाती है सीड बनने तक, उनमें स्टोरिंग का काम नहीं करता है, फूड स्टोरिंग का, तो ये नन एंडोस्पर्मिक हो जाएगा। तीसरा हिस्सा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ये वाला हिस्सा है बीच में दिख रहा है ना आपको, ये एक पर्टिकुलर सेल कह सकते हो इसको, ये जर्मिनेटिव सेल कह सकते हो, इसके अंदर भी है। जब आप सीड बोते हैं तो यही सीड आगे जाके जर्मिनेट होता है इसी सेल की मदद से। दूसरा अगर हम बात करें तो वही राजमा की बात, मैंने सिर्फ इतना इसलिए मेंशन किया कि यहाँ देखो एंडोस्पर्म नहीं है, यानी एंडोस्पर्म नहीं है, नन एंडोस्पर्मिक सीड है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ इसकी दूसरे वाले की, जो हाँ ओनियन का दे रखा है, ओनियन मोनोकोटिलेडन होता है। और एक चीज आप देखना है मोनोकोटिलेडन में, यहाँ पर एक ही कोटिलेडन है इसके पास में, एक ही कोटिलेडन है, ठीक है। और ये बाहर की जो कवरिंग है ये क्या है, सीड कोट, जो किससे बना होगा, ऑब्वियसली इंटेगुमेंट से बना होगा, ठीक है। इंटेगुमेंट जो बाहर वाले होते थे। एक कोटिलेडन, नीचे की तरफ हमने क्या लिखा है, सूड एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या चीज है, सूड एपिकल मेरिस्टेम क्या है, ये हाइपोकोटाइल वाला रीजन है, याद हो आपको तो। एपिकोटाइल जो प्लूम्यूल बनाता है यानी शूट का हिस्सा बनाता है, और हाइपोकोटाइल जो किसका बनाता है, रूट का बनाता है। तो सूट एपिकल ही ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये एपिकोटाइल हो जाएगा हमारा, ठीक है। एम्ब्रियो का हिस्सा बता रहा हूँ मैं, हाइपोकोटाइल जो रूट एक्सेस वाला हो गया लिखा है। और सूट एपिकल मेरिस्टेम समझ जाना आप अपने आप ही, सूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब ही ये है कि सूट को बनाएगा, और सूट को ऊपर वाला हिस्सा बनाता है एपी, ऊपर वाला एपिकोटाइल, एम्ब्रियो में याद हो तो। ऐसे नीचे वाला हाइपोकोटाइल ये रूट एक्सेस को बनाता है। ये देखो मैंने थोड़ा रेड कलर का कर दिया यहाँ पर दिखाने के लिए कि यहाँ से अलग है, ये रूट वाला नीचे है और सूट वाला ऊपर है। ये जो मैंने ब्लू कलर का एक डॉट 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 बना दिए हैं, आपको बता दें ये एंडोस्पर्म है। कभी आपने प्याज खाया हो तो नीचे से काट के देखना, व्हाइट कलर का निकलता है नीचे की तरफ, जो व्हाइट कलर का नीचे हिस्सा निकलता है ना, उसी को एंडोस्पर्म बोलते हैं। वो फूड स्टोरिंग का ही काम करता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म नीचे इसका अलग होता है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं होता कि चारों तरफ जुड़ा हो, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म ये हो जाएगा, ये ओनियन का दे रखा है यहाँ पर। तीसरा एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कैस्टर का, जिसको अंडी कह देगा मैं, ठीक है। और आप देखोगे इसके अंदर आप बड़ी इंटरेस्टिंग, ये इसका हमने पूरा एम्ब्रियो सीड निकाल के दिखाया है, और इसके अंदर का हिस्सा ऐसा कुछ होगा, पहले इसे समझते हैं। देखो सीड कोट भी है इसके अंदर, सीड कोट किससे बना होगा, इंटेगमेंट से, हमें समझ में आता है। एंडोस्पर्म किससे बना होगा, कौन से सेल थे, सेंट्रल सेल था ना, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता था, आपको याद हो तो, याद है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पैन बन रहा था जो एंडोस्पर्म बन जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोस्पर्म नहीं बन सकता, इसका मतलब कैस्टर में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ होगा पक्का। और ये इसका सेंट्रल सेल ये जो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो चुका है, सेंट्रल सेल पहले कन्वर्ट होता था एंडोस्पर्म में या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, बाद में कन्वर्ट होता था एंडोस्पर्म में। ये कोटिलेडन है, कोटिलेडन मतलब मोनोकोटिलेडन वाला, यानी एक ही कोटिलेडन है इसके पास, तो कैसा आ जाएगा, मोनोकोट। देखो जिसमें अगर एक कोटिलेडन है तो मैंने सिर्फ कोटिलेडन लिखा है यहाँ पर, और इसमें दो कोटिलेडन है तो वहाँ मैंने कोटिलेडन्स लिखा है, तो मैं इसको डाइकोट भी लिख सकता हूँ। चलो लोग आपकी सुविधा के लिए मैं इसको डाइकोट भी कर देता हूँ। वैसे यहाँ कोटिलेडन, डन मतलब सिंगुलर, और डंस मतलब प्लूरल, मतलब दो हैं यहाँ पर, डाइकोट हो गया, ये मोनोकोट्स हो जाएंगे। अब इसमें आप देखोगे अंदर की तरफ जो हिस्सा, ये सीड कोट हो गया, ये एंडोस्पर्म हो गया, ये कोटिलेडन्स हो गए, जो रेड कलर में मैंने दिखाया ना आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोस्पर्म है, क्या है, एंडोस्पर्म। और जो ब्लू कलर में दिखाया है, क्या दिखाया है, ये कोटिलेडन है, एक ही कोटिलेडन है। इसके अंदर जो प्लांट जैसा दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, ये नीचे की तरफ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये एंडोस्पर्म ही है, ये साइड चारों तरफ। अंडी कभी आप फोड़ के देखो, उसमें व्हाइटिश कलर का निकलता है, और ये अंडी गाँव बोलते हैं इसको, देखना कैस्टर कहते हैं। इसमें ऑयल निकाला जाता है इसका, कुछ ऑप्टिकल जो ऑप्टो सर्जन्स होते हैं, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, वो भी रिकमेंड करते हैं आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स में इसका यूज किया जाता है, स्किन फट जाती है ना तो उसमें यूज किया जाता है। तो ये देखोगे आप एंडोस्पर्म ये वाला रेड वाला, ये पूरा पूरा, और ये सीड फूड स्टोरिंग का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ भी एंडोस्पर्म लिखा है, यहाँ नहीं लिखा मतलब यहाँ एंडोस्पर्म है नहीं, समझ में आ रहा है ना, यहाँ एंडोस्पर्म है और यहाँ फूड स्टोरिंग का काम कर रहा है। और ये एग्जाम्पल है कैस्टर का, आपको बता दें हमने बताया था एंडोस्पर्मिक सीड्स ये होते हैं, मेज बताया था आपको, सीरियल्स बताई थी सारी, राइस हो जाएगा, व्हीट हो जाएगा, बार्ले हो जाएगा, माइलेट्स हो जाएंगे, सब में होता है फूड स्टोरिंग का काम। नहीं होता था क्या था, बीन, पी और ग्राउंडनट, बीन दे रखा है देखो हमने यहाँ पर, इसमें एंडोस्पर्म नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ एंडोस्पर्म है, ये कोटिलेडन है। इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को हमने बाहर निकाल के दिखाया, आपको इसको क्यों निकाल के दिखाया, यही वो पर्टिकुलर सेल होता है बेटा सीड के अंदर, जो आगे जाके सीड को जर्मिनेट करवाएगा। कैसे करवाएगा, देखो इसी सेल को हमने बाहर निकाला तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी, क्या, ये तो हमारा जो स्ट्रक्चर था ना यही वाला है, ये प्लांट जैसे दिख रहा है ना, ये इसके अंदर जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं सीड के अंदर। डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर नीट का हो जाएगा,
तरह समझ लो कि वो एक पर्टिकुलर सेल है जिससे ये जर्मिनेट होने वाला है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको जब निकाला पूरा बाहर, तो यहाँ आप देखो अंदर की तरफ भी एक स्ट्रक्चर मिला, इसमें दो स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस सीड में दो स्ट्रक्चर होंगे, एक तो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हमेशा हम, एपिकोटाइल, क्या बोलते हैं बेटा, एपिकोटाइल, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम हमेशा सीड को, हाइपोकोटाइल। तो एपी वाला क्या होता है, हमेशा क्या बनाएगा, शूट बनाएगा या प्लम्यूल बनाता है, जो किस में बन जाएंगे, याद करो, इम्ब्रियो वाला, जो क्या बनाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा। और जो हाइपोकोटाइल है वो क्या बनाएगा, रूट। देखो मैंने यहाँ लिखा दिया रूट टिप, ये इसकी रूट टिप है। और यहाँ लिखा देखो शूट एपिकल, रूट टिप यहाँ पे शूट एपिकल, मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाइपो एपिकोटाइल। क्योंकि अभी हमने बताया यहाँ सूट एपिकल मेरिस्टेम या सूट लिखा होता है, सूट मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला कौन बनाता है, एपिकोटाइल रीजन है, एपिकोटाइल जगह है जिसमें सूट एपिकल होगा, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे वाला हो जाएगा हाइपोकोटाइल, जिसमें क्या होगा, रूट टिप हो जाएगा, रूट को बनाएगा। समझ में आया। तो ये 3 सीड का तो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया, इसमें बीन हो गया और इसमें ऑनियन हो जाएगा आपका, कैस्टर हो जाएगा। एक और दे रखा है जिसका नाम है मेज, मक्का, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। मक्के के बारे में और बताते हैं कैसे होता है। और आपको बता दें हर एक सीड के जीने का, उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो स्पेसिफिक होता है, वाइबिलिटी इसको बोल सकते हो। जरूरी नहीं है वो कुछ समय तक खराब हो, कुछ सीड्स होते हैं जो बहुत समय तक खराब नहीं होते, जैसे ग्राम है, जब तक आप उसको उसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तब तक वो खराब नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं बात करूँ बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं तो वो खराब हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। जैसे गेहूँ में इसमें सॉटूथ लग जाए, जैसे घुन बोलते हैं, तो खराब हो जाता है। तो इनकी वाइबिलिटी भी दे रखी है यहाँ पर, इनकी लाइफ स्पेन कितना कौन जीता है। तो है ल्यूपिनस टेक्टिफोरा और एक फिनिक्स टेक्टिफोरा, ल्यूपिनस दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है इसमें डेड पाम के दे रखे हैं दो एग्जांपल, एक फिनिक्स टेक्टिफोरा। बात करते हैं उस पर, फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेज की, ठीक है। मेज कैसे काम करता है, देखो मेज, ये आपके एनसीईआरटी की फिगर है, आप देख सकते हो। देखो देखो, थोड़ा समय, थोड़ा यहाँ पर नेटवर्किंग का इशू रहता है थोड़ा सा, तो मैं इसको देखो बनाता हूँ। हम लोग यहाँ रहते हैं गांव में थोड़ा, तो यहाँ पर नेटवर्क्स का हाँ कभी कभी लेट हो जाता है, हम टाइमिंग कुछ बताते हैं तो कुछ टाइम पे आपको मिलता है वीडियो, तो उसी वजह से मिलता है, तो नेटवर्क का इशू रहता है यहाँ पर। देखिए ये हमारा, ठीक है, और इसके अंदर ये अब समझाते हैं क्या है। देखो एक चीज़ और बताते हैं आपको कि कुछ सीड, जैसा मैंने बताया, 2 तरह के सीड्स होते हैं, एक होते हैं एंडोस्पर्मिक, एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक वो होते हैं जो फूड स्टोरिंग का काम करते हैं, जैसा अभी हमने एग्जांपल से बताया, कैस्टर हो गया, ओनियन हो गया। और नॉन एंडोस्पर्मिक वो हो जाएंगे जो फूड स्टोरिंग का काम नहीं करती। तो जो फूड स्टोरिंग का काम नहीं करते, एंडोस्पर्म नहीं होती है, फूड स्टोर नहीं करती है। लेकिन एक और तरह के होते हैं, कुछ में आपको याद हो एक न्यूसेलस स्ट्रक्चर था ओव्यूल में, और कुछ स्ट्रक्चर्स में वो न्यूसेलस जो होता है वो क्या हो जाता है, आपको बता दें, परसिस्ट हो जाता है। परसिस्ट मतलब आगे भी जाता है, ठीक है। अभी बताएंगे क्या कैसा है। तो आगे भी जाता है कुछ में, इसके अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे एंडोकार्प, एंडोस्पर्म। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। तो वो मैं जो बता रहा था न्यूसेलस, उसमें परसिस्ट रह जाता है, रुका रह जाता है, मतलब डिजनरेट नहीं होता।
और जिनमें डिजेनरेट नहीं होता वो हम बता दें आपको, वो भी आगे फूड स्टोरिंग का काम होता है। और ऐसा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही दे रखे हैं, एक दे रखा है ब्लैक पेपर का यानी काली मिर्च का, और दूसरा दे रखा है इसमें आपका बीट का यानी कि चुकंदर का। तो ये हमारे हो जाएंगे प्लेम्यूल, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ आपको स्ट्रक्चर भूले ना हो, कोलियोप्टाइल बोलते हैं इसको। और यहाँ भी एक ही कोटलेडन है तो ये मोनोकोटलेडन हो जाएगा। नीचे वाला ये स्ट्रक्चर रेडिकल हो जाएगा, ठीक है, जो रूट को बनाएगा। और प्लेम्यूल किसको बनाता था? शूट को बनाता था। और प्लेम्यूल जिस सीजन में होता था उसे क्या बोलते थे हम? एपिकोटाइल। और रेडिकल जिस सीजन में होता है उसे क्या बोलते हैं हम? हाइपोकोटाइल, ठीक है, भूलना नहीं। ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेम्यूल हो गया, कोलिप्टाइल हो गया। नीचे की जो स्ट्रक्चर था उसको हम क्या बोल रहे थे? जो मोनोकोटलेडन वाले में ग्रास में दे रखा था, कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा बोलते हैं। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। स्कैटुलम हो गया, ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्कैटुलम। और स्कैटुलम याद है, यही होता है एक कोटलेडन, ये मोनोकोट है। स्कैटुलम मतलब एक हिस्सा होता है, जैसे ग्रास में भी था। तो आप देखोगे एक स्ट्रक्चर और यहाँ पर इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एक लेयर और आ जाती है, ये वाली, जो सिर्फ आपको मेज में देखने को मिलेगी या ब्लैक पेपर में या फिर बीट में, बट यहाँ कोई काम नहीं कर रही है। इसका नाम है पेरिस्पर। यहाँ कोई काम नहीं करती है, आपको बता दें, यहाँ कोई काम नहीं करेगी मतलब फूड स्टोरिंग का काम नहीं करती। फूड स्टोरिंग का काम सभी कहाँ करती है? ब्लैक पेपर और व्हीट में, यानी चुकंदर में और काली मिर्च में, ठीक है। तो ये लास्ट आपका फिगर था सीड फॉर्मेशन में। अब बात करेंगे सीड की वाइबिलिटी के बारे में, सीड कितना जिंदा रहता है, और सीड की डोरमेंसी के बारे में। डोरमेंसी क्या होती है? एक वो टाइम पीरियड बेटा जिसमें वो अपनों कितना लंबे समय तक अपने आप को जीवित रख सकता है। जैसे 10,000 साल दे रखा है इसमें। फिनिक्स रेक्टिफोरा के बारे में, लीपनेस के बारे में दे रखा है, 2000 साल तक मिला था, जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे उनकी बात करेंगे। तो वाइबिलिटी के बारे में और डोरमेंसी के बारे में कल बात करेंगे। ये लास्ट आपका सीड फॉर्मेशन हो गया है, और इसमें रह गई आपकी सीड वाइबिलिटी और सीड डोरमेंसी के बारे में। फिर बात करेंगे फ्रूट फॉर्मेशन। और फ्रूट फॉर्मेशन के बाद एपोमिक्सिस, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो जानते होंगे, हम बता चुके हैं, तो एपोमिक्सिस की बात नहीं करेंगे। एपोमिक्सिस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे, ठीक है, हालांकि हमने नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया। और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर होते ही आपका एक लेक्चर और होगा, उसके बाद हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करते रहिए, जो भी क्वेश्चंस नहीं आए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसन टू मी। ओके बेटे।